बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जिसका पहला एमसीक्यूज है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड। सबसे पहले इसमें यह कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर जो है जिसका नाम हमने ए रखा है, दूसरे वेक्टर का नाम हमने बी रखा है। एक वेक्टर बराबर है 6 मीटर के, दूसरा वेक्टर बराबर है 8 मीटर के, और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, जो टोटल है, जो नेट है, वो कितना है? 10 मीटर है। तो आप ये बताएं कि इन दो वेक्टर्स का आपस में क्या रिश्ता है, ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है। ऑप्शन में हमें कह रहा है कि अगर आप ये बताएं कि इन दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट 10 आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्या ये आपस में पैरेलल हैं तब 10 आ रहा है, या ये आपके एंटी पैरेलल हैं, या इनके बीच में 45 एंगल है, या ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये आपस में पैरेलल तो नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी पैरेलल की बात आएगी तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो आप देखें, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में प्लस करें तो अगर हम 6 को 8 के साथ अगर प्लस करें, क्या हमारा आंसर 10 आएगा? क्या इन दोनों वेक्टर्स को, पैरेलल वर्ड का मतलब है कि इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, ओके जी। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे इसका मतलब है इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो जब हम प्लस कर रहे हैं 8 और 6 को, तो क्या इनका जवाब 10 आएगा? हम कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल नहीं है। ठीक है, अच्छा। बी ऑप्शन में देखें क्या कह रहा है कि क्या ये आपस में एंटी पैरेलल हैं। तो जब भी याद रखिएगा, अगर कोई कहे कि अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हैं तो उनका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? उनको हमें क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? हमने माइनस करना है। तो अब मुझे बताएं, बड़ी रकम में से छोटी वैल्यू माइनस करें। 8 मीटर माइनस 6 मीटर, क्या हम 8 मीटर में से 6 मीटर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा? हम कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स आपस में ना तो पैरेलल हैं ना तो परपेंडिकुलर है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ओके। अब मैं कहूं ये दूसरा वेक्टर है बी, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बराबर है किसके? 6 मीटर के, और बी वेक्टर बराबर है 8 मीटर के। अब ये देखिए, ये आपका किस में है? अगर कोई भी चीज ऐसे हो तो एक्स एक्सिस, और ये दोनों क्या है? ये क्या है आपका? वाई एक्सिस। अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 90। क्या हम चेक करते हैं कि क्या ये आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है? याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकाला जाता है, उनका जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। कैसे निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड? लेट सपोज उसके लिए ये फॉर्मूला है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें। d1 पहला हमारे पास कितना है? a कितना है? 6 का स्क्वायर कर दें, प्लस d2 कितना है? 8, इसका स्क्वायर कर दें आप, और ये अंडर रूट का अंडर रूट सेम। अब हमें पता है 6 का स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई। 6 जा क्या आएगा? 36, 8 जा 64, और इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल 10। तो इसका जो अंडर रूट आ गया वो क्या आ गया? 10 आ गया। तो इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और उन्होंने भी देखे मैग्नीट्यूड कितना दिया? 10। तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स जो है ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इनके दरमियान एंगल कितना है? 90 है। क्यों? क्योंकि हमने देखे जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। तो जब ऐसे निकाला तो वाकई वही आंसर आया। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
MCQs number 2, the velocity of a particle at an instant in 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक हमारे पास पार्टिकल है जिसकी किसी भी टाइम, एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त उसकी जो रफ्तार है वो कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ओके, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, और फिर 5 सेकेंड के बाद द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर इन, तो बताएं 3 सेकेंड पहले इसकी रफ्तार क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, 3 पॉइंट्स बना दिए, एक ए, बी और सी। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर उसकी सबसे पहले जो उसकी रफ्तार है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद 5 सेकेंड के गुजरने के बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आप ये बताओ कि 3 सेकेंड पहले रफ्तार क्या थी, 5 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार तो इतनी हो रही है, 3 सेकेंड पहले उसकी रफ्तार कितनी थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर हम यहां से सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम कर लें, अगर हम यहां से एक्सेलरेशन मालूम हमने कर ली तो ये वाली जो रफ्तार है ये हम इजीली जो है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी से सी तक, सबसे पहले देखें यहां पर जो वेलोसिटी है, पहले रफ्तार कितनी है, पहले मींस इनिशियल वेलोसिटी, और ये कौन सी रफ्तार होगी, फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका कौन है, टाइम। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला है, vf माइनस vi अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, ये आपके पास आ गया 10, डिवाइड बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स, ये आपके पास आ गया 5 सेकेंड्स। 20 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10, नीचे क्या है 5, ये आपका 5 का 5 से। अब क्या कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को लग रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आ गई वो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहां से एक्सेलरेशन मालूम कर ली, तो अब हम यहां से इजीली जो है ना वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो मुझे बताएं ए पर जब कोई भी बंदा चलने का आगाज करेगा ए से, तो पहले उसकी रफ्तार क्या होगी, इसका क्या नाम होगा, इनिशियल। ठीक है, तो अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं, यहां से यहां तक की रफ्तार इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, vf फाइनल, ये यहां पे इनिशियल होगी, यहां पे ये क्या है फाइनल, तो फाइनल कितनी है हमारे पास 10, ये आ जाएगी, vf की जगह पे आ गया 10 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो हमें चाहिए, तो ये आ गया सेम, प्लस ये आपका प्लस आ गया। अब देखें ए कितना हमारे पास आया 2, ये आपके पास आ गया 2। अब देखें बीच में कोई साइन नहीं है, माने क्या है, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या है, टाइम कितना है हमारे पास, यहां पे कितना गिवन है 3, तो ये आ गया आपके पास 3। तो ये 10 आपका सेम, vi आपका सेम, प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, अब मुझे बताएं हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो जो चीज चाहिए होती है हम उसे क्या करते हैं, अकेला। तो ये 6 जो है ये प्लस का है, अगर हम इसको इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब 10 में से अगर हम 6 निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, 4 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार को किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, तो ये आपके पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक बंदा था, जब किसी भी टाइम उसकी रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार इतनी थी, तो इस 5 सेकेंड से पहले 3 सेकेंड पहले उसकी रफ्तार क्या होगी, तो वो हमने मालूम कर ली, वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQs number 3, a ball is thrown upward with the velocity of 100 meter per second. It will reach the ground after, कह रहा है कि एक हमारे पास बॉल है और जिस बॉल को जो है हम ऊपर फेंक रहे हैं, अपवर्ड फेंक रहे हैं, ओके,
जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कितनी रफ्तार से फेंक रहे हैं? विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर फेंका जा रहा है। इट विल रीच द ग्राउंड, लाजिम बात है जो बॉल नीचे से ऊपर गई है तो वो बॉल वापस जमीन पर भी आएगी, तो वापस जमीन तक आने में उसको जो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा ये हमें मालूम करना है। दोस्तों सबसे पहले याद रखें, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उस मोशन को क्या कहेंगे? अपवर्ड मोशन। और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो उसे क्या कहेंगे? डाउनवर्ड मोशन। जब भी कोई चीज नीचे से जा रही है तो पहले वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल, बाद में क्या होगी? फाइनल। ठीक है, याद रखिएगा जब अपवर्ड मोशन होता है, कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी, माइनस होगी। और ऊपर से नीचे ग्रेविटी क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, ओके जी। तो कह रहा है कि एक बॉल है, जिस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी जो पहले रफ्तार है ना, इनिशियल पहले जो रफ्तार है वो कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड है, इसकी पहले रफ्तार 100 मीटर पर सेकेंड है। लाजिम बात है जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्लो उसकी जो रफ्तार है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उसकी रफ्तार ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जीरो। पहले रफ्तार क्या थी? वी, बाद में आखिर में रफ्तार जो होगी उसको क्या नाम देंगे हम? उसको रफ्तार को हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या नाम देंगे? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले रफ्तार 100 है, जब ऊपर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार कम होती जाएगी, एक वक्त आ जाएगा कि उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो होगी तभी तो बॉल वापस आएगी ना, तो जो यहां पे जीरो होगी वो वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल। ठीक है, ओके। फिर ये दोबारा बॉल जो है वापस जमीन पर आके गिरेगी, तो इसको जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब वी एफ आपका सेम, वी आई आपका सेम, प्लस अब देखिए यहां पे एसेलरेशन की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? एसेलरेशन की। ये इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मोशन जमीन पर हो रहा हो, ये मोशन जमीन से ऊपर है, तो इस वजह से जी की वैल्यू ए की जगह क्या रखेंगे? जी रखेंगे। मगर जी कैसे रखेंगे? माइनस जी रखेंगे। ठीक है, माइनस जी, या फिर आप फिलहाल ऐसे कर लें प्लस सेम, ए की जगह आप जी पुट कर दे और ये टी का टी सेम। ओके, अब सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? जीरो, ये आपके पास जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100, ये आपका 100 सेम आ गया। अब है जी, जी की वैल्यू क्या उठाएंगे? -10, तो ये आपके पास आ गया -10। बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई, ये टी का टी सेम, क्योंकि टी तो हमें चाहिए ना। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम इसका मालूम करेंगे। यहां से लेकर यहां तक जाने में जो उसको टाइम लगेगा वो होगा t1, और यहां से लेकर यहां तक आने में, माने अपवर्ड मोशन में t1 और डाउनवर्ड आने में भी वो भी क्या होगा? वो भी टाइम होगा, उसका परिणाम क्या होगा? t2। तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम पता लग जाएगा। ओके जी, तो सबसे पहले देखें 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t। अब यहां पर देखें कि ये जो वैल्यू है, ये 0 सेम, ये 10, 100 आपके पास सेम, ये माइनस का 10, माइनस के 10 को t से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 10t। ठीक है, ओके जी। अब ये आपकी वैल्यू माइनस की है, इसको इधर लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10t इज इक्वल टू, और इस तरफ क्या बचा है? 100, ये 100 का 100 सेम। ओके जी, क्या 10 का टेबल 100 पे जाता है? बिल्कुल जाता है। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10, तो यहां पे क्या बचा? t इज इक्वल टू, ऊपर 10 1 है, 1 सेम, और ये 10 आ गया। या 10 1 जा 10, 10 10 10 जा 100, तो ये आपके पास टाइम आ गया। ठीक है, तो टाइम आपके पास कौन सा है? t1, पहला t1 टाइम आ गया हमारे पास कि वो बॉडी जिसको आपने नीचे से ऊपर फेंका है 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, जब वो ऊपर तक जाएगा, फाइनल जहां पे इसकी रफ्तार 0 होगी, यहां तक इसको जो टाइम लगेगा वो आपका कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स। यहां तक जो इसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। आपको पता है कि जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, तो दोनों को प्लस कर दें। तो एक टाइम आपके पास क्या है? t1, दूसरा t2, दोनों को प्लस कर दें। t1 कितना है? जाने में टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड, प्लस
आने में टाइम कितना लगेगा, वही सेम 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड क्या होगा, 20 सेकेंड्स। अब आप इसके अंदर ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो है आपके पास बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 4, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं जिन्हें हम एक ही पॉइंट से फायर कर रहे हैं विद सेम स्पीड, और दोनों की जो स्पीड है वो भी सेम है, एट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक की एंगल 30 डिग्री है और दूसरे की एंगल 60 डिग्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताएं ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों के लिए बेहतर होगी, सही होगी। सो यहां पे जो है कह रहा है कि कोई हमारे पास चीज है, उसको जो है हमने यहां से जो है वो फायर किया है, तो इसको कितनी एंगल से किया है, 30 डिग्री, और दूसरे को जो किया है वो कितनी एंगल से किया है, 60 डिग्री को 60 डिग्री से फेंका गया है। ठीक है, ओके जी। अब लाजिम बात है, जिसकी एंगल कम है तो उसकी जो हाइट है वो क्या है, कम। जो 60 डिग्री है उसकी हाइट क्या है, थोड़ी ज्यादा है। मगर बड़ी मजे वाली बात यह है कि दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे जो है ना हिट करेंगी, दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे हिट करेंगी। अब ऐसा क्यों, ठीक है, याद रखिएगा ये जो 30 डिग्री एंगल है और ये जो 60 डिग्री एंगल है, ये एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री है। ये एक दूसरे पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का अगर हम आपस में सम करें, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करें, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री। अगर किसी दो एंगल्स को सम करने से आंसर आपका 90 डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे पर कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये एक दूसरे पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और याद रखिएगा कि जब कोई दो प्रोजेक्टाइल हो और उनको फायर करें और उनकी एंगल कुछ भी है, मगर अगर उन दोनों की एंगल्स को अगर हम सम करें और आंसर 90 आए, अगर वो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगी, तो याद रखिएगा उनकी जो रेंज होगी ना, उन दोनों की जो रेंज होगी वो हमेशा, इनकी रेंज जो होगी ना वो सेम होगी। जब भी आपकी दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, उनका सम 90 डिग्री होगा, तो उनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब थोड़ा सा रेंज को समझते हैं। अब देखें, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, दोनों को जो है हमने इस पॉइंट से जो है वो फेंका है। वो पॉइंट जहां से किसी चीज को फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पर वो दोनों जाके गिरे, या कहीं पे भी ये जाके गिरे या ये जाके गिरे, जहां पे भी जाके गिरेगी, हिट करेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, जहां से जाए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां पे गिरे पॉइंट ऑफ लैंडिंग, या फिर टारगेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जहां से फेंका और जहां पे गिरी, ये जिसके दरमियान वाला ये जो डिस्टेंस है, ये दरमियान वाला ये वाला डिस्टेंस, जहां से फेंका और जहां पे गिरे, दरमियान वाला ये जो डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली इसे हम कहते हैं रेंज। इसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो याद रख लें, जब भी दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, तो उनकी जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन होगा, द रेंज विल बी सेम, ये ऑप्शन बेस्ट और करेक्ट होगा। MCQs नंबर 5, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। कह रहा है कि एक हमारे पास है एवरेज स्पीड और दूसरी हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। इस वक्त वैसे देखें, इस दुनिया में ना दो तरह की चीजें होती हैं। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होता। जैसे मैं कहूं वजन, तो मैं अगर मुझसे कोई पूछे भाई आपका वजन कितना है, मैं कहता हूं 50 किलो, मुझे कोई कहेगा आपका वजन किस तरफ है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई पूछे भाई टाइम क्या हो रहा है, मैं कहूं भाई 2 बज रहे हैं, कोई पूछेगा किस तरफ टाइम हो रहा है। एक बंदे को बुखार है, मैं कहूं भाई
आपको कितना बुखार है? वो कहता है मुझे 102 बुखार है। भाई किस तरह बुखार है? तो मतलब ये जो चीजें मैंने नाम लिए जिनके, इनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है। जैसे मैं कहूं भाई किसी चीज के ऊपर धक्का लगाओ, तो मैं कहूं भाई किस तरह धक्का लगाना है, किस तरह धक्का लगाना है, ठीक है। तो ताकत के लिए, फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, ठीक है। तो दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होता। जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उनको हम फिजिक्स में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है हम उनको फिजिक्स में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी स्पीड है ये आपकी होती है स्केलर, और ये जो आपकी वेलोसिटी होती है ये आपकी होती है वेक्टर, सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में फर्क है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल फर्क है, वो स्केलर है और नीचे वाली चीज वेक्टर है, तो दोनों में फर्क है। इसके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है, इसके लिए डायरेक्शन जरूरी है। फर्ज करें मेरे को एक बंदा है, उसकी जो एवरेज स्पीड है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे को एक दूसरा बंदा है, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं जब मैंने एवरेज स्पीड की वैल्यू लिखी है या एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू लिखी है, अब मुझे बताएं इसमें आपको कहीं पे डायरेक्शन नजर आ रहा है? भाई एक बंदा है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ? वो तो इस वैल्यू के अंदर नहीं लिखा। ये जो वैल्यू लिखी है मैंने 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई डायरेक्शन का यहाँ पे लिखा हुआ कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? नहीं। तो इसका मतलब है जब हम वैल्यू लिखते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्शन को ऐड नहीं करते। तो बेसिकली यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम वैसे देखें, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, यहां पे ये क्या कहा जा रहा है कि इस एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को, इन दोनों का अगर हम रेशो निकालें, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो इनका जो आंसर होगा वो क्या निकलेगा? तो उसमें जब देखें हमने इनकी वैल्यू निकाली है, जब मैंने इनकी वैल्यू लिखी है तो इसमें कहीं डायरेक्शन लिखा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जब इनकी वैल्यू लिखते हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्ज करें मेरे को एक बंदा है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और उसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा? जब ऊपर भी चीज सेम हो, एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी, डिवाइड मतलब रेशो, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, मैंने अभी क्या कहा, जब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, जब इनकी हम वैल्यू लिखते हैं तो उस टाइम जो है डायरेक्शन को हम ऐड नहीं करते। तो इसका मतलब है ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज सेम है। मगर अगर हम वैसे बात करें, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो याद रखिएगा जब हम एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? वो 1 आएगा। 1 मतलब ये भी हम कह सकते हैं यूनिटी। 1 का मतलब हम क्या कहेंगे? यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। तो जब भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इनका जो रेशियो निकालेंगे, न्यूमेरिकली निकालेंगे वैल्यू के हिसाब से, तो इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात आप याद रख लें। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी becomes equal to the instantaneous velocity body is said to be moving with, कह रहा है कि एक बॉडी है, एक जिस्म है जिसकी एवरेज वेलोसिटी और हर लम्हे वाली वेलोसिटी जो है, एक बॉडी है उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये दोनों वेलोसिटीज किसी जिस्म की क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी किस में है? अगर किसी जिस्म की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी बराबर होगी, ये दोनों अगर बराबर होंगी, तो हम कहेंगे कि वो जो जिस्म है ना वो इस चीज में होगा। वो जिस्म आपका किस में होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। वो जो जिस्म है वो किस में होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। मतलब कि उस जिस्म की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। उस जिस्म की वेलोसिटी हर लम्हा क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो जब भी किसी जिस्म की एवरेज वेलोसिटी
और इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी बराबर होंगी, इसका मतलब ये होगा कि वो जिस्म किस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मुसलसल एक ही रफ्तार के साथ जो है वो क्या है, एक ही रफ्तार के साथ मूव कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 7, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, कह रहा है कि एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, अगर उसके टॉप पे देखा जाए तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो बताएं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात समझ लें कि प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी चीज का क्या बनाना, एंगल बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी चीज को यहां से जो है ना फेंकता हूं, अगर मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं जाके वो हिट जाके करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो जाके गिरेगा, ठीक है। एक मैं और चीज फेंकता हूं कोई, उसको मैंने थोड़ा ज्यादा जोर से, ज्यादा जो है वो जोर से फेंका है तो वो ज्यादा ऊपर जाएगी और दोबारा आके यहां पे कहीं ना कहीं आके जाके गिरेगी, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास एक और चीज है, उसे भी जो है मैं क्या करता हूं, जो है वो ऊपर फेंकता हूं। अगर उसे भी मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो भी क्या होगा, ऊपर जाएगा और आहिस्ता कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने फेंका और यहां पे आके ये आके गिरा। अब याद रखिएगा जब भी किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या बनाता है, एंगल बनाता है, कोना बनाता है। ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है। किसी भी चीज को जब हम नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे फेंकें तो वो हमेशा क्या बनाता है, एंगल बनाता है। किसी भी चीज का एंगल बनाना इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। ओके जी, अब यहां पे सवाल क्या है, अब आप मुझे बताएं कि जब मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकूंगा वो चीज ऊपर जाएगी और दोबारा आके वापस गिरेगी। मगर अब एक चीज जो है ना समझने की है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मैंने जोर से नीचे से ऊपर फेंका, इसकी पहले रफ्तार क्या होगी, पहले जब कोई चीज हाथ से निकलती है, जब फेंकते हैं ऊपर तो पहले रफ्तार ज्यादा होती है। फर्ज करें मैंने इसकी रफ्तार पहले थी 20, बाद में क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। फर्ज करें 10 हो गई, फिर 5 हो गई, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर दोबारा नीचे, फर्ज करें 5, फिर 10 और फिर जो है 15 और फिर रफ्तार जो है वो 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज को नीचे से ऊपर हम ताकत से फेंकते हैं तो पहले इसकी रफ्तार ज्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और 0 हो जाती है। फिर दोबारा ऊपर से नीचे पहले रफ्तार कम होती है और स्लोली स्लोली ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पूछा यहां पे ये जा रहा है कि जब किसी चीज को आप लोग नीचे से ऊपर फेंकते हो, प्रोजेक्शन वो चीज करती है, तो आप ये बताएं कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होगी। इसको याद रखिएगा, जब हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जमीन उस चीज को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो या इसका मतलब है कि जमीन पर एक्सेलरेशन की बात होती है, जमीन से ऊपर ग्रेविटी की। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि अगर कोई चीज एंगल बनाती है तो उसमें जो ग्रेविटी होगी, उसमें जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल के लिए ये कंडीशन है कि उसकी जो ग्रेविटेशन होगी वो हम क्या लेंगे, ग्रेविटेशन यहां पे हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो हमेशा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के अंदर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या ली जाती है, कांस्टेंट ली जाती है। तो कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल होगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी का नाम देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही है उसकी रफ्तार कम हो रही है, किसकी वजह से, जमीन के खींचने की वजह से। ऊपर से कोई चीज नीचे छोड़ते हैं, जमीन उसको खींचती है, तभी तो उसकी रफ्तार तेज होती है। तो जब भी कोई चीज प्रोजेक्टाइल की बात होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगी उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो एक्सेलरेशन होगी ना वो कौन होगी, वो ग्रेविटी होगी। एमसीक्यूज नंबर 8, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल becomes equal to the height of the projectile. MCQs number 8, at what angle the range of the projectile becomes equal to the height of the projectile. अब यहां पे ये पूछ रहा है कि बताएं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज और किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट अगर आपस में बराबर होंगी तो किस एंगल पे होंगी, या ये भी कह सकते हैं कि वो कौन सी एंगल होगी, वो कौन सी थीटा होगी
जिस पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब हम इसकी एंगल जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को मालूम करने का ये फार्मूला होता है, और किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट को मालूम करने के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, ओके जी, ये दोनों हमने बराबर रख दिए हैं कि भाई रेंज और हाइट दोनों बराबर है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखें वी नॉट स्क्वायर और यहां पे वी नॉट स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे एक जी और यहां पे एक जी ये भी कैंसिल हो गया। बाकी यहां पे क्या बचा, बाकी यहां पे बचा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पे देखें जी तो खत्म हो गया, बाकी क्या बचा, यहां पे खाली जो है वो 2 बचा। ठीक है, ओके जी। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा कि साइन 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये याद रख रहे हैं बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। याद रखिएगा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ गया, आगे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आप देखें यहां पर साइन है और यहां पे भी साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां पे बाकी क्या बचा, ये 2, मैं इधर लिख देता हूं, ये आपका 2 बचा, और यहां पे देखें साइन एक ही था चला गया, बाकी क्या बचा, कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया कॉस थीटा। सही है, ओके जी, ये इक्वल की साइन, ये इक्वल की साइन आ गई। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर था, इसका मतलब है यहां पे साइन 2 थे, तो एक तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब है एक बचा, ये आपके पास एक जो है वो साइन बच गया। ठीक है, ओके जी, और नीचे कौन है 2, ये आपका 2 सेम। अब आप देखिए यहां पर ये जो 2 है ये यहां पे डिवाइड कर रहा है, यहां पे ये जो 2 है वो यहां पे ये 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सही है यहां तक, ओके जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर देखें 4 और cos थीटा आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 4, ये आपका 4 का 4 सेम, cos यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले तो क्या करेगा, डिवाइड, इज इक्वल टू साइन वहां पे पहले से है, और नीचे कौन आ जाएगा, ये आपका नीचे आ गया cos थीटा। सही है, ओके जी, ये 4, ये आपका 4 का 4 सेम, इज इक्वल टू, अब हमें पता है मैथमेटिक्स में साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। सही है, ओके, 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किस में इंटरेस्टेड है, हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें तो भाई थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट को इधर ले आए, इस टेंजेंट को जब इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आपका, ये 4 का 4 सेम। ठीक है, इस टेंजेंट को अगर हम इस तरफ ले आए, इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैं पहले लिख देता हूं इसको, टेंजेंट इनवर्स, जब ये टेंजेंट इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, ये 4 का 4 सेम, इज इक्वल टू। ठीक है, ओके जी, और आगे देखें क्या बचा, खाली थीटा, ये आपके पास थीटा आ गया। अब हम मालूम करेंगे कि टेंजेंट इनवर्स 4 जो है ये किसके बराबर होगा, कैलकुलेटर में हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर 10 को प्रेस करेंगे तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, आगे लिखेंगे 4 इक्वल टू करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75.9 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। जब टेंजेंट इनवर्स 4 निकालेंगे तो आएगा 75.9। तो याद रखिएगा आपकी किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज और उसकी हाइट ये आपस में बराबर कब होंगी, जब आपकी एंगल क्या होगी 75.9। तो आप अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में क्या 75 मौजूद है, तो हम कहेंगे ऑप्शन में 75 तो मौजूद नहीं है, तो इसके करीब करीब भला कौन है, तो इसके करीब करीब है 76, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। याद रख लें 75 डिग्री पर या 76 डिग्री पर, 9.9 माने 76 के करीब है, तो याद रखिएगा 76 डिग्री पर रेंज और हाइट प्रोजेक्टाइल की ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये आप याद रख लें। एमसीक्यूज नंबर 9, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। बताएं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये आपस में बराबर हैं, अगर ये आपस में बराबर हैं तो बताएं किस एंगल पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। या ये भी कह सकते हैं
कि आप ये बताएं कि वो कौन सी एंगल होगी जिस पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और जवाब भी वेक्टर ही मिले, तो ऐसे किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ और जवाब हमें जो है वो स्केलर मिले, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और जवाब स्केलर मिले, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट माने ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब क्या है क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी। ये ए और बी दोनों आपस में क्या है? ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ओके जी, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके जी, अब ये डॉट को खत्म करें। जब हम डॉट को खत्म करते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं। और जब हम क्रॉस को आपस में खत्म करते हैं, जब हम क्रॉस को खत्म करते हैं तो कौन लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। ओके जी, अब यहां पर देखें, यहां पर ए बी है, ये जो ए बी है ये साइन के साथ क्या कर रहा है? बीच में कोई साइन नहीं, मैंने मल्टीप्लाई। तो अगर ये ए बी यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो ए बी अपॉन ए बी, ये ए बी अपनी जगह पे सेम, ये ए बी यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा? डिवाइड। और इस तरफ कौन है? इस तरफ बाकी क्या बचा? साइन थीटा। ये कॉस थीटा कहां गया? कॉस थीटा यहां ए बी के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो इस तरफ क्या करेगा? डिवाइड। तो ये आपके पास आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आपका ए बी और ये आपका ए बी दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। तो जहां पे कुछ भी नहीं बचा, इसमें क्या बचा आपके पास? यहां आपके पास बचा 1, ये आपके पास 1 आ गया, ये इक्वल, ये आपके पास इक्वल आ गया। अब हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये बराबर है टेंजेंट थीटा के। ये किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा के। अब हम किस में इंटरेस्टेड है? हमें तो क्या चाहिए? हमें तो एंगल चाहिए, थीटा चाहिए। तो ये टेंजेंट यहां पर है, टेंजेंट को आप इस तरफ लेके आए। जब टेंजेंट को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो टेंजेंट क्या बन जाएगा? पीछे भी बता के आए हूं, जब टेंजेंट को हम इधर इस तरफ इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे क्या बचा? 1, ये 1 आपका सेम, ये इक्वल, और यहाँ पे क्या बचा? थीटा, ये थीटा सेम। अब हमें ये देखना है, या तो कैलकुलेटर में मालूम करें, टेंजेंट प्रेस और पहले शिफ्ट प्रेस करें, फिर टेंजेंट प्रेस करें, तो अब बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। फिर 1 लिखें, इक्वल करें, देखिए आंसर क्या आता है। या तो ये याद रख लें कि टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पे आती है? टेंजेंट की वैल्यू 1 किस एंगल पे आती है? याद रखिएगा 45 डिग्री पे आती है। 45 डिग्री पे हमेशा जो है टेंजेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर मैं कहूं टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के। और टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर है? 45 के, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में हमेशा बराबर होंगे। किस एंगल पे बराबर होंगे? 45 डिग्री पे बराबर होंगे। तो आप ऑप्शन ढूंढने के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का जो लास्ट एमसीक्यूज है 10 नंबर, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर वैनिशेस देन वेक्टर्स विल बी। कह रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स हैं भाई। एक का नाम है ए और दूसरे वेक्टर का नाम है बी। ये जो दोनों वेक्टर्स है ना, ये दोनों नॉन जीरो हैं। इसका मतलब है ये दोनों की वैल्यू 0 नहीं है। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं है। तो कह रहा है ये 2 वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और ये दोनों जो है ना नॉन जीरो है। ओके, डॉट प्रोडक्ट, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है, किसी भी 2 वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका आंसर, इसका जवाब जो है वो 0 कब आता है? 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का जवाब 0 कब आता है? ये हमसे जो है वो पूछा गया है। तो यहां पे पहला ऑप्शन देखें क्या लिखा हुआ है? इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन, जब ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है पैरेलल। सेम डायरेक्शन का ए ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं पैरेलल। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? पैरेलल। और पैरेलल के लिए एंगल क्या होती है? 0। अगर 2 वेक्टर्स आपस में सेम हैं,
दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल क्या है, जीरो। तो देखते हैं क्या इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी, चेक करते हैं। ओके, ए डॉट बी, जब डॉट को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, चलें जी, ए बी, आपका ए बी सेम, कॉस थीटा की जगह जीरो रखें, थीटा की जगह जीरो रख दिया हमने। ए बी, ये ए बी सेम, कॉस जीरो बराबर होता है 1 के, तो जब हम ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी। तो ये तो जवाब ए बी आया है। तो जब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल जीरो होगी, मतलब दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो उनका जो जवाब आएगा वो तो ए बी आएगा। उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का जवाब जीरो तो नहीं आ रहा। नंबर टू ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब होता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री एंगल। कौन सी एंगल, 180 डिग्री एंगल, याद रखिएगा। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। चलें जी, अब वही इस थीटा की जगह जहां जीरो रखा था वहां 180 रखें, तो याद रखिएगा जो cos 180 होता है ना, cos 180 डिग्री जो बराबर होता है वो होता है -1 के, तो इसकी जगह अगर हम -1 रखेंगे तो जवाब आएगा -AB। जवाब क्या आएगा, यहां पे जवाब आ जाएगा -AB। तो AB जीरो तो नहीं आया। अब आखिरी चीज बची है भाई, हम चेक करते हैं कि क्या ए और बी के दरमियान, सी ऑप्शन है परपेंडिकुलर, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब है, ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर को, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब है कि ए और बी वेक्टर के दरमियान जो थीटा है, जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री एंगल है। क्या है, 90 डिग्री एंगल। तो चले चेक करते हैं भाई, ए डॉट बी, इस डॉट को खत्म करें, इस डॉट को खत्म करेंगे तो कौन आ जाएगा, ये आपके पास कॉस थीटा आ गया। चलें जी, तो ये ए बी आपका सेम, और ये कॉस सेम, थीटा की जगह 90 डिग्री रखें। ओके, ये ए बी कॉस 90 बराबर होता है जीरो के। अगर ए बी को जीरो से मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है आंसर, जीरो। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी का जवाब जीरो कब आता है, जब एंगल 90 डिग्री हो, जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मैं आपको एक शॉर्ट की पॉइंट्स बताता हूं, ये आप जो है ना वो याद कर लें। क्या याद करेंगे, सबसे पहले जब पॉइंट नंबर 1, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान एंगल जीरो होगा। एंगल जीरो होगा तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो हमेशा क्या आएगी, वो सेम आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, सेम आ जाएगी। और अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है दोनों के दरमियान एंगल 90 है। जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी तो उनका जो जवाब आएगा ना वो ये आ जाएगा, जवाब उसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आपने याद रखनी है कि कोई भी दो वेक्टर्स आपस में वेनिश तब हो जाएंगे, किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का जवाब जीरो तब आएगा जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे होंगे, देखिएगा, ये आपके पास ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ये आपका जो है वो बी वेक्टर है। अब देखें, ए और बी के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। जब ए और बी वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी तो इनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, जीरो। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज जो है वो खत्म हो गए। मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज तक ला रहे हैं, और भी साथ साथ दूसरी चीजें भी क्लियर करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं हर चीज आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई चीज नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करें, सुने, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।